Hello everyone, I am Shivangi Singh from Babu Banarsidas Institute of Technology and Management. Here I am dealing with the subject Material Testing and Construction Practices, which is in 4th sem of Civil Engineering branch, and this is Unit 1 and Lecture 1, which is Introduction to Material Testing and Construction Practices and Stones. Contents of this lecture are: first, introduction; second, building material, property of materials; next, stones; next, requirement of good building stones; and last one is testing on building stones. First one is scope of study of building materials. So what are building materials? Building materials क्या होते हैं? जितने भी हम सिविल इंजीनियरिंग वर्क में जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनको हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं. जस्ट लाइक वी हैव नेचुरल मटेरियल्स लाइक क्ले, रॉक्स, सैंड, wood, and the other building materials which are not natural are cement, bricks, and other building materials. Apart from natural occurring materials, many man-made products are in use, some more and some less synthetic. The manufacturing of building materials is an established industry in many countries, and the use of these materials is typically segmented into specific specialty trades such as carpentry, insulation, plumbing, and roofing work. They provide the makeup of habitats and structures including homes. Performance of building materials, मतलब जो हम building materials को use करते हैं किसी भी work में, just like buildings, तो उनकी परफॉर्मेंस एज के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर हम 10 साल बाद देखें या फिर 20 साल बाद देखें तो उनकी परफॉर्मेंस मतलब जस्ट इंस्टॉलेशन के वर्क पे नहीं, आफ्टर 5 years 10 years उनकी जो परफॉर्मेंस है उन बिल्डिंग मटेरियल्स की वो कैसी हो रही है. ठीक है. बिल्डिंग मटेरियल्स मस्ट सर्व देयर इंटेंडेड फंक्शन नॉट ओनली व्हेन न्यूली इंस्टॉल्ड बट ऑल्सो फॉर सम एक्सेप्टेबल लेंथ ऑफ टाइम. मतलब कुछ टाइम के बाद भी उनकी जो परफॉर्मेंस है उन बिल्डिंग मटेरियल्स की जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं, सीमेंट अप्लाई कर रहे हैं, कंक्रीट, मोटार, एग्रीगेट्स, ठीक है, तो एक टाइम लेंथ के बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी रह रही है उसे भी हमें चेक करना है, सिर्फ न्यूली इंस्टॉल्ड मटेरियल्स तक नहीं. ठीक है. दिस सर्विस लाइफ मे लास्ट फॉर लाइफ ऑफ बिल्डिंग और एज with paint for only a few years before renewal. It is common to speak of durability of material as if it were a basic property measured as the length of time. अगर कोई भी हमारा बिल्डिंग मटेरियल जितने भी हमने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, अपने बिल्डिंग को बनाने में जितने भी हमने बिल्डिंग मटेरियल्स को यूज़ किया है, अगर उनकी परफॉर्मेंस किसी भी टाइम ड्यूरेशन में ख़राब होती है, ठीक, तो हम उनका उस बिल्डिंग की जो टाइम है, जैसे कि हम जब भी कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उसकी ड्यूरेशन बता देते हैं कि ये 90 साल तक रहेगी या फिर 100 साल तक रहेगी, मतलब कि वो अच्छी खासी कंडीशन में 90 साल या 100 साल तक उसका लाइफ स्पैन है. ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 100 साल के बाद नहीं चल सकती है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर ये बताता है कि परफेक्टली ये बिल्डिंग, ठीक है, 10 साल या फिर 20 साल या फिर 50 साल या फिर 100 साल तक अच्छे खासे तरीके से चलेगी. ठीक है. और ये सारी जो हम बिल्डिंग की जो लाइफ बताते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है बिल्डिंग मटेरियल्स जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उस बिल्डिंग को बनाने में. ठीक है. तो परफॉर्मेंस किसी भी बिल्डिंग मटेरियल की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी. फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और इन्वायरमेंट में वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं
उनको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। जब हम कोई भी बिल्डिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी होती हैं इंस्टॉलेशन से पहले, ठीक है। तो केमिकल नेचर, द केमिकल नेचर ऑफ मटेरियल इज सेल्डम मीनिंगफुल to the material user or specifier because he does not understand its implication. It is its chemical nature, however, that determines the reactivity of material to other material. मतलब कि जो हमारा building material है वो other material के साथ जब हम उसको use करते हैं, जैसे कि हम मोटार को यूज़ कर रहे हैं ब्रिक्स के साथ उसको बाइंड करने के लिए, तो किसी भी मटेरियल का दूसरे मटेरियल के साथ हम ज्वाइन करते हैं तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस हिसाब से चेंज हो रही हैं, अगर चेंज भी हो रही है कि नहीं हो रही है, हम इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं और उनको इंस्टॉल करने से पहले एक छोटे लेवल पे पहले टेस्ट करके देख लेते हैं किसी भी बिल्डिंग मटेरियल का। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल एंड मैकेनिकल नेचर। फिजिकल नेचर यानी कि जो उसका मतलब वो जो आपका कोई भी बिल्डिंग मटेरियल है वो किस तरीके से दिख रहा है। एक स्पेसिफाइड होता है, जैसे कि ब्रिक है, ब्रिक का एक पर्टिकुलर साइज़ दे रखा है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आपका अगर ब्रिक का साइज़ उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है, तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज़ कस्टमरी इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन टू कंसीडर अ बिल्डिंग मटीरियल इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट in the total structure, whether it be a beam, column और plate, मतलब किसी भी, चाहे वो बीम में हम यूज़ कर रहे हो, कॉलम में या फिर स्लैब में, कहीं भी हम बिल्डिंग मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम उसका फिजिकल नेचर देखेंगे, ठीक। इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, मतलब कि जब जो आपके वेदर कंडीशंस हैं, बिल्डिंग मटेरियल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हॉट एरियाज़ में या फिर आपका कोल्ड एरियाज़ में यूज़ करा जाए, या फिर ऐसा कोई भी एरिया हो सकता है जो कि रेनी एरिया हो जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के मतलब कांटेक्ट में आके बिल्डिंग मटेरियल का नेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है उसे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द combined effect of a number of factors that interact with the material, temperature, moisture, solar radiation, foreign matter, ठीक है। तो किस तरीके से आपका बिल्डिंग मटेरियल जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उनके कांटेक्ट में आके किस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, हमें उसकी भी स्टडी करनी होती है बिल्डिंग में उस मटेरियल को इंस्टॉल करने से पहले। केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस, मतलब एजिंग, हम देखते हैं मैनी मटेरियल अंडरगो स्लो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस रिफर्ड टू एज एजिंग, मतलब टाइम के साथ जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस किसी भी मटेरियल में हो रहे हैं वो हो सकता है बहुत ही धीरे हो रहे हों, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन के साथ हो सकता है बहुत ही तेज़ हो रहे हों। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और हम चेक करते हैं इन सब चीज़ों को बहुत ही डीप लेवल पे किसी भी बिल्डिंग में इंस्टॉल करने से पहले, जिससे कि बिल्डिंग में कोई फेलियर ना हो जाए, ठीक है। एफ्लोरेसेंस एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे कि जब आप ब्रिक वगैरह में देखते हो जो वाइट एक लेयर हो जाती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है, जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं ब्रिक की क्योरिंग के लिए, उस पानी में क्या सॉल्ट्स की प्रेजेंस है। अगर सॉल्ट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है तो जो हम ब्रिक है, जो हमारे ईंटें होते हैं, उसमें एक वाइट लेयर कलेक्ट हो जाती है, जो कि हमारी जब हम उस बिल्डिंग मटेरियल को जब हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं तो वो हमारी बिल्डिंग के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सॉल्युबल सॉल्ट्स फ्रॉम ईदर द मटीरियल्स देमसेल्व्स और पॉल्यूशन सोर्स इन द एटमॉस्फेयर। द सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड एंड मूव्ड बाय द फ्री वाटर। जो सॉल्ट्स होते हैं, आप लोग जानते हो कि सेलाइन वाटर होता है, ठीक है। सेलाइन वाटर ना ही हमारी बिल्डिंग मटेरियल के लिए सही होता है ना हमारी हेल्थ के लिए सही होता है, तो हम लोग सेलाइन वाटर को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है हमारा बिल्डिंग मटेरियल सेलाइन वाटर के कॉन्टैक्ट में आके, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट एक्शन। द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन पोरस मटीरियल
is perhaps the most important cause of weathering of material. जब वाटर है जो आपका, वो बिल्डिंग मटेरियल के पोर्स में जाके जब फ्रीजिंग हो जाती है, उसकी जम जाता है, ठीक है, तो वो हमारी बिल्डिंग मटेरियल को बहुत ही हार्म कर सकता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान देनी पड़ती है और चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है. वेटिंग एंड ड्राइंग मूवमेंट एंड थर्मल मूवमेंट. It is a common experience that material move with changes in moisture content and changes in temperature. If the material in a structure is homogeneous and changes in moisture and temperature occur more or less uniformly throughout the bulk of the material. मतलब जो टेम्परेचर है उसके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे बिल्डिंग मटेरियल पे, हमें उन सब चीज़ों को चेक करना पड़ता है. ये सब जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल हैं, फिज़िकल, केमिकल, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं, इन सबको हमें बहुत अच्छे से रीड करना पड़ता है जब हम बिल्डिंग मटेरियल को स्टडी करते हैं. केमिकल अटैक अभी हम लोगों ने लास्ट में अभी पढ़ चुका है, ठीक है. चेंजेस इन मटेरियल बोथ बेनिफिशियल and destructive can occur as a result of chemical process. These can involve interaction with the water or foreign matter from the environment or with neighboring materials. जो आपका केमिकल अटैक है, ठीक है, ये जो आपके बिल्डिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. तो हमें जितने भी डिफरेंट मटेरियल हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं. तो हमें उन सब की, जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं, हमें उन सब की प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ती है. जो भी टेस्टिंग उस पर हो रही हैं वो हमें लैब पे पहले टेस्टिंग करनी पड़ती है, प्लस फील्ड पे भी हम जाके उस पर चेक करते हैं कि उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं. क्योंकि जो इन्वायरमेंटल स्टडी है, जो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम लैब में नहीं चेक कर सकते हैं. तो हम उस बिल्डिंग मटेरियल को इन्वायरमेंट में जो पर्टिकुलर एरिया का वेदर है उसके कांटेक्ट में लाके जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम चेक करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोन. स्टोन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है. स्टोन जो है वो हमें रॉक से मिलता है. स्टोन एक नेचुरल कह सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल है, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स या फिर डैम्स हो गए, बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है. तो स्टोन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं. स्टोन, अ स्टोन इज़ अ पीस ऑफ रॉक. इट इज़ अ मास ऑफ हार्ड कॉम्पैक्टेड मिनरल. द वर्ड इज़ ऑफन यूज्ड टू मीन अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक. जो क्रश्ड रॉक होते हैं, ठीक है, उनसे ही हमें स्टोन मिलता है, क्योंकि हम जो बड़े बड़े रॉक के पीसेस हैं हम उनको नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक. तो क्रश जो रॉक के स्मॉल पीसेस होते हैं उनको ही हम स्टोन कहते हैं. द वर्ड स्टोन ऑल्सो रिफर्स टू नेचुरल रॉक एज अ मटीरियल, स्पेशली अ बिल्डिंग मटीरियल. नेचुरल स्टोन्स यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटीरियल इंक्लूड ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन. Manufacturing artificial products such as concrete or clay bricks are not stone. जो concrete और clay bricks होते हैं ये आपके stone नहीं हैं, ठीक है, ये natural occurring नहीं है, इनको man made तरीके से, मतलब man made बनाया जाता है, ठीक. जो rock होते हैं आपके different part के में आप इन्हें define कर सकते हैं, जैसे कि sedimentary rock, metamorphic rock and igneous rock, ठीक है. तो हमारे जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और रॉक से ही हमें स्टोन मिलता है, ठीक है.
A stone is larger than grain of sand, gravel or pebbles. A boulder is a large rock or stone. आप डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि बोल्डर होता है आपके पास, ठीक है, आपके पास एग्रीगेट्स होते हैं, कोर्स एग्रीगेट होते हैं, फाइन एग्रीगेट होते हैं, ठीक, बैलास्ट होते हैं. तो जो सैंड, ग्रेवल, ये सब आप पढ़ते हो, पेबल्स पढ़ते हो, ये बहुत ही स्मॉल पीस होते हैं, ठीक है, इनको आप स्टोन में इंक्लूड नहीं कर सकते हो. लेकिन जो बोल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पीस होते हैं, ठीक है, इनको आप एज ए स्टोन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक. नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स. जब कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल आप यूज़ करेंगे, तो आप सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ठीक है, कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, जहाँ हम उसको एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है. ऑर्डिनरी द स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज़ नॉट ऑफ प्राइमरी इम्पॉर्टेंस एज वेरी ऑफन द लोड्स टू विच इट इज़ सब्जेक्टेड इन अ स्ट्रक्चर आर मच बिलो इट्स परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेंथ. जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है बिल्डिंग स्टोन की बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है. नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितना ड्यूरेबल है आपका ये स्टोन, उसको हम चेक करते हैं. स्टोन्स possesses a natural durability to withstand the destructive effects of various agents continuously operating on them. In fact, the life of a structure depends upon the durability of materials with which it is built. मतलब बिल्डिंग जो स्टोन होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी हम चेक करते हैं, प्लस हमें इतना पता होता है कि जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वगैरह है वो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने स्टोन देखा होगा तो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है, बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है. कॉस्ट, एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ बिल्डिंग स्टोन इज़ इट्स कॉस्ट. मतलब कॉस्ट हाई है या फिर लो है, इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द कॉस्ट ऑफ अ स्टोन डिपेंड्स अपॉन द ईज with which it can be quarried out. Quarried मतलब क्या होता है कि जहाँ से जो इसका ओरिजिन है उसमें उसको हम कितनी मुश्किल से स्टोन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है. जो बड़ी बड़ी गुफा होती हैं जहाँ से हम स्टोन को निकालते हैं, ठीक है, क्वेरीड जो जहाँ से ओरिजिन होता है स्टोन का, उसमें हमें कितनी, मतलब जो पर्सन्स हैं जो उसको निकाल रहे हैं उनको कितनी मुश्किल हो रही है, उस चीज़ पे इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है, ठीक है. क्वेरीड आउट, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द क्वेरी टू द प्लेस ऑफ यूज़ एंड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल. मतलब क्वेरीड पे, क्वेरिंग पे एंड ट्रांसपोर्टेशन पे कॉस्ट किसी भी स्टोन की डिपेंड करती है, ठीक है. द सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग अ स्टोन बिफोर इट इज़ प्लेस्ड डायरेक्टली in the structure should also be low. Next है हार्डनेस. हार्डनेस कैसी है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग स्टोन की. हार्डनेस क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास पेन है, इस पे हम स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्क्रैचिंग कितनी इजीली या फिर कितनी हार्ड तरीके से हो पा रही है, ठीक है, उसको हार्डनेस बोलते हैं. कि बहुत जल्दी इस पर स्क्रैचेस या फिर ये ब्रेकिंग ना हो इसकी, उसे बोलते हैं हम लोग हार्डनेस. द स्टोन यूज्ड इन फ्लोर्स, पेवमेंट्स एंड एप्रॉन्स ऑफ ब्रिजेस शुड बी एबल टू रेजिस्ट द एब्रेसिव फोर्सेस कॉज्ड ड्यू टू वियर एंड फ्रिक्शन. हार्डनेस ऑफ स्टोन कैन बी टेस्टेड बाय मोहर्स स्केल ऑफ हार्डनेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हार्डनेस ऑफ स्टोन कैसे फाइंड आउट करी जाती है. Mohr's scale of hardness in the laboratory and in the field by scraping the surface with the sharp knife. मतलब कोई भी मतलब आपके पास, अगर आप लेबोरेटरी में नहीं है, फील्ड में है, तो किसी शार्प नाइफ से आप इसे स्क्रैप करके देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये इजीली स्क्रैप हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही. क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी
बिल्डिंग मटेरियल की जब आप हार्डनेस चेक करते हो तो उसकी सरफेस को स्क्रैच करके देखते हो कि क्या ये इजीली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो शार्प नाइफ से आप इसे स्क्रैप करके देखते हो जब आप फील्ड पे टेस्ट करते हो। जब आप लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो तो मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस, ओके। अ हार्ड स्टोन विल नॉट शो एनी स्क्रैचेस। जब कोई भी मटेरियल है, अगर वो हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ईजिली वो स्क्रैच नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्क्रैचिंग एबिलिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड हार्डनेस ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल। टफनेस क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल ब्रेक होने से पहले कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब ब्रेकिंग इसमें इजीली ना हो। तो टफनेस क्या है, बिल्डिंग स्टोन शुड ऑल्सो बी टफ इनफ to withstand stresses developed due to the vibration of machinery and moving loads over them. The stones used in the construction of roads should be hard as well as tough. Okay, specific gravity and weight. The stone used for the construction of dams, weirs, barrages, docks and harbors should be heavier variety. In case of dams and roofs coverings, lighter varieties of stones are preferred. The specific gravity of good building stones should be in between 2.4 to 2.8. यानी कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्डिंग स्टोन की होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 2.4 टू 2.8 तक डिफर करती है। मतलब इसके बीच में होनी चाहिए किसी भी बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। पोरस मटेरियल क्या होता है कि उसके बीच से किसी भी कोई भी मटेरियल है, जब वो एक साथ रखा हुआ है तो उसके बीच में कितना स्पेस है कि उससे वाटर पास हो पा रहा है या फिर कुछ भी, मतलब और वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है, तो वो पास हो रहा है, तो हमारी बिल्डिंग स्टोन के लिए वो सही नहीं है। एब्जॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो उसका कितना है, तो आप समझ रहे होंगे कि बिल्डिंग स्टोन को अगर आप जानते तो अगर अच्छा बिल्डिंग स्टोन होगा तो एब्जॉर्प्शन उसका कम होगा। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी पोरस। रेन वाटर एंटर द पोरस विच इज़ जनरली एसिडिक केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टोन। लाइमस्टोन एंड वीक स्टोन सैंडस्टोन आर रिलेटिवली लेस ड्यूरेबल देन अ गुड सैंडस्टोन। मतलब कोई भी अच्छा जो बिल्डिंग स्टोन होना चाहिए, ठीक है, वो लेस पोरस होना चाहिए और उसका अगर लेस पोरस होगा उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होना चाहिए। टेक्सचर। द टेक्सचर ऑफ अ स्टोन इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल, ठीक है। टेक्सचर कोई भी ऐसा नहीं है कि सेम टेक्सचर का होगा, सारे बिल्डिंग स्टोन जो होंगे वो सेम साइज़ के होंगे, सेम शेप के होंगे। स्टोन किसी भी शेप का हो सकता है, डिफरेंट स्टोन डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, उनका टेक्सचर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। एवरी बिल्डिंग स्टोन which is used for construction cannot satisfy all the ideal requirements. For example, when the stone satisfies the requirements of strength and durability, it may not do the same with other necessities such as ease of dressing. Hence, it is the job of site engineer to look into the properties which are required for specific work and select the stone accordingly. ठीक है, तो जो आपके गुड बिल्डिंग स्टोन है, ठीक है, जो आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, करेक्टरिस्टिक्स भी उनकी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती हैं, ठीक है। अपीयरेंस की जो आपका स्टोन है उसका अपीयरेंस कैसा है, वो देखने में कैसा है, ठीक है, दिखने में कैसा है। स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग स्टोन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनका शेप कभी भी सेम नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल अकरिंग होते हैं, तो उनका सेम मैन मेड होते हैं, तो उनका हम लोग एक पर्टिकुलर माउल्ड में डाल के उनका शेप डिसाइड कर देते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर स्टोन का होता है वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, किसी भी शेप के हो सकते हैं, अलग अलग जितने भी बिल्डिंग स्टोन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है।
कोई यूनिफॉर्म शेप के हो सकते हैं, कोई नॉन यूनिफॉर्म शेप के हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की अभी हम लोग बात कर चुके हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2.4 से 2.8 तक होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। हार्डनेस की बात हम कर चुके हैं, टफनेस की भी बात हम कर चुके हैं। सीजनिंग, all freshly quarried stones contain a certain amount of moisture known as quarry sap, ठीक है, which makes them soft and easier to work upon. Good stones should be free from quarry sap. They are allowed to get rid of quarry sap by the action of nature. This process of removing quarry sap is called seasoning, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जैसे कि अगर मान लीजिए उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइम पे प्रेशर पड़ते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से जो आपका बिल्डिंग स्टोन है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसे ये टर्म आपका वेदरिंग होता है। वर्केबिलिटी, ठीक है, कि कितने इजी तरीके से हम उसके साथ काम कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन, मतलब एक एज अ इंजीनियर और लेबर उसको इंस्टॉल करता है, इंजीनियर गाइड करता है, ठीक है, तो कितनी इजी तरीके से हम बिल्डिंग स्टोन को किसी भी बिल्डिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। ईज ऑफ वर्क विद अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। स्टोन आर सेड टू बी वर्केबल इफ द वर्क विद विच is involved in their cutting, dressing and shaping is considered economical and easy to conduct. Fire resistant, मतलब फायर के कांटेक्ट में आके किस तरीके से आपका बिल्डिंग स्टोन बिहेव कर रहा है और क्या वो फायर रेजिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है, किसी भी स्टोन में। नेक्स्ट टॉपिक जो भी टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।